नमस्कार फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है। एक 16 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले फल को उसके केंद्र की धुरी से आधा काटते हुए उनके 8 बराबर टुकड़े किए जाते हैं। प्रत्येक टुकड़े की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, एक ठोस गोला के रूप में कोई आपका एक फल है, ठीक है। बोलिए इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बोलिए कि 4 पाई आर स्क्वायर। ये एक सर्कल नहीं है, गोला है, समझिएगा। ये एक आपका क्या है? गोला है, समझिएगा इस टाइप से। ये आपका क्या है? एक गोला है, समझ पाए? ये एक गोला है। अगर इसको हम बीच से काट दें, अगर हम इसको बीच से कुछ इस प्रकार से काट दें तो कैसा फिगर बनेगा? बोलिए फिगर बन जाएगा आपका कुछ इस टाइप का, ठीक है। कुछ इस टाइप का आपका फिगर बन जाएगा, ठीक है, समझिएगा। इस टाइप का फिगर बन गया। अब जो है देखिए यहां पे ये वाला एरिया, ठीक है, ये एक आपका अर्धगोला के रूप में है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? बोलिए ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है। इसको अगर हम 2 से भाग दें तो ये जो पीला वाला एरिया आपका निकल जाएगा। लेकिन मध्य में एक सर्कल बन रहा है, इसका भी एरिया हमें पाई आर स्क्वायर के रूप में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। अगर उसी टाइप से इसको फिर बीच से काट दिया जाए तो कितना टुकड़ा हो गया? 4 टुकड़ा। तो यहाँ पे अब हम जो भाग देंगे, किससे भाग देंगे? बोलिए 4 से। 4 से भाग देंगे तो ये समझ पा रहे हैं, ये जो कोना वाला बनेगा फिगर तो हमें बना पा रहे हैं, ठीक है। ये कोना वाला फिगर बनेगा। अगर इस कोना वाला फिगर का ये बाहरी वाला जो एरिया होगा तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बटे 4। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर एक अर्धवृत्त के रूप में होगा। और इसका जो ये पीछे वाला जो एरिया होगा, जिसे हम दिखा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर भी एक इस टाइप का अर्धगोला मतलब अर्धवृत्त के रूप में होगा। और दोनों को अगर खोल दिया जाए तो एक संपूर्ण वृत्त बन जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर फिर हमें जोड़ना पड़ेगा। आप समझ पाएँ? बोलिए आप समझ पाएँ? हम जो बताना चाह रहे हैं वह समझ पाएँ? बोलिए बोलिए हाँ, समझ में तो आ गया, केवल भावनाओं में ही समझ पाएँ। तो आइए अब इस सवाल को भावनाओं में ही सोल्व करते हैं कि अगर ये ठोस फल है, ठोस गोला है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बोलिए 4 पाई आर स्क्वायर। 8 समान टुकड़ों में काटा गया है। तो जो बाहरी छिलका वाला क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए हम 8 से भाग दे दिए। लेकिन बीच में जो वो अंदर जो कटा हुआ भाग होगा, जो दिखाई नहीं पड़ता है, उसको अगर हम खोलेंगे तो एक सर्कल बनेगा। सर्कल का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 का 4, 4 दूना 8। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो 2 हो गया, 2 2 खत्म हो गया, पाई आर स्क्वायर। और ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया? बोलिए 3 पाई आर स्क्वायर बटे 2। समझिएगा, बड़ा बड़ा लिख के हम भर देते हैं। 3 पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो 3 का 3 रह गया, पाई तो सब ऑप्शन में है, पाई को पाई छोड़ दीजिए। आर का मान कितना हो गया? 16 गुना 16 दिया गया ना, 16 सेंटीमीटर, और बटे कितना हो गया? 2। तो ये कट गया आपका 8 बार में। 16 8 28 से, 16 8 28 से इसको गुना करना है 3 से और इसमें पाई चिपका देना है। तो 8 तिया 24, इकाई अंक 1 में ही है, मार देते हैं। ये गुना करना है तो गुना कर दीजिए। 8 तिया 24 के 4, हाथ मरल 2, 3 दूना 6, 7 8, और ये आपका 3, 384 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए समझ पाएँ? बोलिए हाँ, समझ में आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी रहा? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं रहा। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न है, एक बैग में रखे 6 सेब का औसत वजन 80 ग्राम है। सेबों और बैग का औसत वजन 70 ग्राम है। बैग का वजन कितना है? ठीक है। इस सवाल को आप प्रोसेस से भी सोल्व कर सकते हैं, या ऐसे मुजवानी सोल्व करना चाहते हैं तो वैसे भी बन जाएगा कि 6 सेब का औसत वजन 80 ग्राम है। मतलब ये 6 सेब है, ठीक है। सभी का वजन कितना है? 80 ग्राम, 80 ग्राम, 80 ग्राम, ठीक है, 80 ग्राम। सभी का वजन 80 ग्राम है। अगर इसमें हम बैग का वजन भी शामिल कर दें, अगर ये बैग आपका 80 ग्राम का आता तो एवरेज कितना होता? बोलिए 80 ग्राम का ही एवरेज आता, ठीक है। आपको पता है ना कि जितना का गया उतना का वापस आ गया। यह कोई संख्या है, सभी का एवरेज जो भी है
अगर उतना ही वजन का एक व्यक्ति या कोई एक अध्यापक या कोई एक वस्तु का वजन उतना ही ऐड कर दिया जाए तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर ये थैला जो था, बैग जो है, अगर 80 ग्राम का होता तो एवरेज में कोई चेंज होता? बोलिए कोई चेंज नहीं होता, एवरेज अभी भी 80 रहता। लेकिन बताया है जैसे आप इस थैले को शामिल किए तो एवरेज क्या हो गया? 70 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैग है ये कम वजन का है, ठीक है। तभी तो ये जो 6 है, ठीक है, ये 6 सेब जो है सभी का वजन 10-10 किलो 10-10 ग्राम घटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? 10 इसका 10 इसका, 6 का अगर 10-10 घटाया तो ये 60 तो कम लाया होगा और अपना भी 10 कम लाया होगा। तभी तो सबका वजन क्या हुआ? 10-10 घटा दिया, कितना कर दिया? 70 कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है कितना कम लाया होगा 80 से? बोलिए 80 से 70 कम का ये बैग शामिल हो गया होगा। 80 से 70 कम, 80 से 70 कम यानी कि 10 ग्राम का बैग लाया होगा। बैग का वजन कितना होगा? 10 ग्राम। आप इसको प्रोसेस से भी सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, इसको करने के लिए पेन पेपर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। और अगर आपको प्रोसेस से सोल्व करना है तो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। 6 गुना 80 और क्या हो जाएगा? 7 गुना 70, दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिएगा। 7 7 49 और 8 50 8 6 48, ठीक है। सब में जीरो है, जीरो चिपका दीजिए। 10 ग्राम ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। प्रश्न है, एक दुकान पर काम करने के लिए जोश, कर्ल और लिली को कुल इतना रुपया भुगतान किए जाते हैं। प्रत्येक को उसके द्वारा किए काम के घंटों के अनुपात में भुगतान किया जाता है। जोश 45 घंटे, कर्ल 65 घंटे और लिली 35 घंटे काम करती है। जोश को कितने रुपया भुगतान किया गया? ठीक है, देखिए 3 व्यक्ति है, आपका है जोश, ठीक है, और कौन है आपका? कर्ल, और कौन है आपका? लिली। तीनों को कितना रुपया का भुगतान किया गया? बोलिए कि 14,500 का, ठीक है। तो जोश कितना घंटा काम किया? टाइम का बात किया गया है, तो जोश 45 घंटा काम किया और कर्ल जो है आपका 65 घंटा काम किया और लिली जो है 35 घंटा काम किया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि जो भी राशि का भुगतान होता है वह कार्य क्षमता इफिशियंसी के अनुसार होता है, ठीक है। रुपया जो बढ़ता है वह कार्य क्षमता पर बढ़ता है। लेकिन सवाल में स्पष्ट रूप से बोला है कि प्रत्येक को उसके द्वारा किए गए काम के घंटों के अनुपात में ही रुपया को बांटा गया है। तो हम लोग को उतना माथापच्ची नहीं लगाना है, जैसे बोला वैसे आंसर चिपका देना है। तो ये 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 से कटेगा 13 5 65, 5 से कटेगा 5 7 35 और कटेगा? बोलिए नहीं कटेगा। 13 7 कितना हुआ? 20 और 20 9 29, ठीक है। तो 29 बराबर है आपका 14,500, ठीक है, 14,500। तो किसका पूछा गया है? जोश का। तो 9 का मान कितना होगा? अगर 29 का मान इतना तो 9 का मान कितना? तो 9 का मान बोलिए 1 का मान अगर आपको निकालना है तो 14,500 और बटे 29, ये 1 का मान हो गया। अगर इसको आप 9 से गुना कर दिए तो ये 9 का मान निकल गया। बस इसको केवल सोल्व करना है और आंसर चिपका देना है। बोले 3 5 15, 9 5 45, 5 से कटने वाला है। अगर शक है तो आप गुना करके भी चेक कर सकते हैं। 29 को 3 से 9 किससे? 5 से, ठीक है, 5 से कटेगा 9 5 45 और कितना हो जाएगा? 3 3 5 15 के आसपास। तो 5 9 5 45 करीब 5 तुम्हारा 4 और 5 दूना 10, 10 4 14, बिल्कुल आपका कटेगा 5 से, ठीक है, 5 से आपका कट जाएगा। तो इसको कटा दीजिए, ये कट गया आपका 5 से, तो 500 इधर चिपक गया और 9 5 45, 45 पर डबल लड्डू। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन दिया गया है जिसमें ठीक 11 गुणज है, ठीक है। तो
11 कैसा है? बोलिए सम है या विषम है? बोलिए विषम संख्या है। तो अगर फैक्टरों की संख्या, गुणक की संख्या अगर विषम आता है तो वह संख्या कैसा होता है? बोलिए वह संख्या एक परफेक्ट रूट होता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो इसमें देखिए तो सभी का सभी मेरे अंदाज से क्या लग रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। आपको पता है ना कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसका जो गुणनखंडों की संख्या होता है, गुणक का संख्या, भाजक का संख्या कैसा होता है? बोलिए विषम होता है। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसका गुणनखंडों की संख्या सम होता है। समझिएगा। देखिए मान के चलिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका 25 है ना, ठीक है। अगर आप इसको 25 को आप तोड़ते हैं, ठीक है, 25 को आप तोड़ते हैं तो 5 25 कितना आया? बोलिए 5 पर पावर 2, इस पर एक बढ़ा करके एक ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? 3। अगर आपको कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो हम फैक्टर में बढ़िया से बताए हैं। चलिए हम उठा लेते हैं 100 को, ठीक है। 100 को उठाए, 2 से कटाइए 50 बार में, 2 से कटाइए आपका 25 बार में, फिर आ गया 5 गुना 5, ठीक है। तो 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, इसमें एक बढ़ा करके मतलब 3 और गुना 3 एन हो जाएगा। पावर में एक जोड़ते हैं ना, जैसे यहाँ 2 पर पावर 5 पर पावर 2 था, इसमें एक जोड़ दिया 3 किए। पावर यहाँ 2 था, एक जोड़े 3, पावर 2 था, इस पर एक जोड़े 3, तो गुणनखंडों की संख्या आया 9, ठीक है। ये देखिए 3 कैसा है? 3 कैसा है आपका? बोलिए कि विषम है या विषम है? बोलिए विषम है। 9 कैसा है? सम है या विषम है? मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर हम भाजकों की संख्या, गुणक का संख्या का बात करते हैं तो वह विषम आता है। अगर कोई जो वैसा संख्या लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, तो अगर आप उसको तोड़िएगा तो कैसा आएगा? बोलिए चलिए हम ले लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, चलिए 28 ले लिए। 28 परफेक्ट स्क्वायर है? बोलिए नहीं है। 2 से कटाएं 14 बार में, 2 से कटाएं 7 बार में, तो इसका जो गुणनखंडों की संख्या आएगा वह कैसा आएगा? बोलिए सम आएगा। कैसे? 2 पर पावर 2 और 7 पर पावर 1, तो इस पे पावर में 1 जोड़ते हैं तो 3 और गुना 1 पर 1 2, कितना फैक्टर का संख्या आया? 6 आया। आप समझ पाएं, जबकि इसका यूज इस सवाल में नहीं है, ठीक है। ये आप अपने मन से हम बता दिए, ठीक है। आपको ऐसे पता ही होगा, कोई बड़ा बात नहीं है। और आपको अगर डिटेल में इसका जानकारी चाहिए तो नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगा आपको, फैक्टर, प्राइम फैक्टर के नाम से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, उसमें लगभग 1 घंटा का वीडियो है, उसमें आपको फुल डिटेल से जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इतना देखें कि ये अगर विषम है तो यह तभी संभव है जब वह एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो वह संख्या। लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर दिया है सभी का सभी है परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर ही है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक को उठा के तोड़ना पड़ेगा। तो 1600 को हम उठाएं और तोड़ना शुरू कर दिए। तो 2 से तोड़े 800, 2 से तोड़े भैया 400, 2 से तोड़े 200, 2 से 100, 2 से 50, ठीक है, 2 से 25, ठीक है, 2 से 5 से 5 बार में। तो 2 पर पावर कितना? 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 2, एक ऐड कर दीजिए 7 और इसमें एक ऐड कर दीजिए 3। इसका जो फैक्टरों की संख्या है वह कितना है? 21। तो ये ऑप्शन आपका कट गया। दूसरा ऑप्शन को उठा लिया जाए, बोलिए उठा लिया जाए। चलिए 1089 को उठा लीजिए। 1089 फिगर साफ कर देते हैं। आपको समझ में आ गया ना? बोलिए हाँ समझ में तो आ गया। तो हम भी काहे के लिए कम जगह में गिजमिज करके समझाएंगे। जब साफ सुविधा हम लोग के पास उपलब्ध है तो आराम से हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है। 1089 को हम उठाएं और इसको हम तोड़ना शुरू कर दिए। तो ये तो 3 से कटेगा, बोलिए एकदम 3 से कटेगा। 3 तिया 9 और कितना हुआ? 18, 6 तिया 18 और 3 तिया 9। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। 3 से कटेगा फिर से, 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 एका 3। अब ये किससे कटेगा? बोलिए ये तो 11 से ही कटने वाला है। 11 गढ़ा 21 से अब तो कोई उपाय नहीं है। बोलिए कोई उपाय नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 पर पावर 2 और गुना 11 पर पावर 2,
ठीक है, तो कितना फैक्टर आया इसका? बोलिए इसका फैक्टर आ गया 3, एक जोड़ दिए 3, और इसका फैक्टर आया 3, तो ये आ गया आपका 9 फैक्टर। कुल फैक्टरों की संख्या कितनी है? तो बोलिए 9, तो ये भी खत्म हो गया। अब 900 कोई उठा के चेक कर लेते हैं कि 900 में कितना फैक्टर है। बोलिए 2 से कटेगा आपका 4500, सॉरी 450, ये 2 से कटा 225, ये आपका 5 से कटेगा, ठीक है, 5 से कटेगा 9 बार में, और ये 3 3 में खत्म हो गया। कितना हुआ? 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 1 और 3 पर पावर 2। एक जोड़ दीजिए, 3 गुना 2 गुना 3, 3 तिया 9 दुना 18 फैक्टर आ गया, ये भी खत्म हो गया। अब लग रहा है कि लास्ट वाला ही ऑप्शन साथ देगा, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। चलिए अब पारी किसका आ गया? लास्ट वाला का, तो लास्ट वाला को भी उठाया जाए। शुरुआत से 3 ऑप्शन हम लोग का गलत हो चुका है। अब 1024 का पारी है, क्या इसमें 11 गुणज है? देख लेते हैं। ये आपका 2 से कटेगा, ये आपका हो गया 5 और 512 कट जाएगा, ठीक है, 512 दूना 1024, 2 से कट जाएगा, तो ये हो गया 250, 250 में 6 जोड़ दीजिए तो 256 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका फिर 2 से कटेगा तो ये कट जाएगा आपका, अल्टर नंबर आ गया ये 28, 128, चलिए 128, और ये आपका 2 से कट जाएगा 64 बार में, ये आपका 2 से कट जाएगा कितना बार में? 32 दूना 64, 32 बार में, ये आपका 2 से कट गया कितना बार में? 16 दूना 32, और फिर आपका 2 से कट गया 8 बार में, और फिर आपका 8 जो यहाँ पे उतरा, ठीक है, 8 को फिर तोड़ रहे हैं, ये 2 से कटा आपका 4 बार में, ये 2 से कटा आपका 2 बार में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पर पावर कितना? 10, लेकिन क्या करते हैं एक जोड़ के, ठीक है, समझ पाए? तो कितना फैक्टर हो गया इसका? बोलिए 11, तो यही संख्या इसका 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए समझ पाए? देखिए 5-10 सेकंड का सवाल था, समझाने के लिए इतना लंबा हम खींच दिए। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। देखिए प्रश्न है, उत्साह ने 13 घंटे में 570 किलोमीटर की यात्रा की। उसने 5 घंटे 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा की और फिर यात्रा पूरी करने से 1 घंटे पहले रुकी। अगर उत्साह गंतव्य पर समय से पहुंची तो यात्रा के अंतिम चरण में उसकी गति क्या रही होगी? देखिए होता क्या है, एग्जाम में हड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है बीच में जो एक वर्ड घुसाया है, फिर यात्रा पूरी करने से 1 घंटे पहले रुकी, इसको हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं और सवाल क्या हो जाता है? गलती हो जाता है। बाकी तो सभी को पता है कि 13 घंटा में वह इतना यात्रा किया है, तो 5 घंटे में जो है वह इस रफ्तार से चला, तो दूरी कितना तय किया होगा? बोले दूरी बराबर 4 गुना समय, ठीक है, 58 गुना 5 कितना दूरी हो गया? बोले 58 40 के 0 हाथ में रहल 4 और 5 25 4 29, ठीक है, तो ये दूरी तय किया 5 घंटे में। तो शेष दूरी कितना होगी? बचा रह गया, तो बोलिए टोटल दूरी 570 था, इसमें अगर हम इतना घटा दें तो 0 और कितना हो गया 9 8 17, और यहाँ कितना बचा? बोलिए 4 - 2 280 किलोमीटर आपका यात्रा बचा है। लेकिन समय कितना बचा? बोलिए कि अगर वह 13 घंटा में टोटल यात्रा को तय किया, अभी वह 5 घंटा चला है, लेकिन 1 घंटा आराम कर लिया, तो 6 घंटा मेरा तय हो गया। तो 6 घंटा अगर तय हो गया और बताया गया है कि वह अपने स्थान पर सही समय से पहुंच गई, अगर वह अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंची मतलब 13 घंटा के अंदर वह पहुंच गई, तो 5 घंटा यहाँ हुआ, 1 घंटा आराम किया, 6 घंटा खत्म, ठीक है, तो शेष कितना बचा? बोली 7 घंटा, 6 6 12 और 1 13, मतलब ये 280 किलोमीटर को वह 7 घंटे में तय किया, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, तो दूरी इतना समय इतना, 7 चौक 28 40, ठीक है। बोलिए समझ पाए? बोलिए हाँ समझ में आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बचा? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं रहा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। देखिए प्रश्न है, 3 धनात्मक पूर्णांक a, b और c इस प्रकार है कि उसका औसत जो है 26 है, और एक कंडीशन दिया है कि a जो है
ए से बड़ा या बराबर है बी और बी से बड़ा या बराबर है सी। और क्या दिया है, यदि माध्यिका a प्लस 13 है तो c का संभावित न्यूनतम मान क्या होगा इस ऑप्शन से। देखिए सबसे पहले बताया गया है कि a b और c का औसत जो है 26 है। कहने का मतलब क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 26 गुना 3। ठीक है, तो 6 या 18, हाथ मरल 1, 3 दूना 6 और 1 7 78। तीनों का योग जो है कुल योग 78 के बराबर है। तो अगर 3 संख्या है और उसका माध्यिका a प्लस 13 है, ठीक है, a प्लस 13 है, तो ये b का काम करेगा। माध्यिका क्या होता है और बता दिया कि ये इस टाइप से है, तो माध्यिका हो सकता है कि b का मान दे दिया गया है 13। ठीक है, तो अगर हम a को a ही रहने दें और b के जगह पे a प्लस 13 चिपका दें, ठीक है, ये a हो गया, ये आपका b हो गया और बाकी बात रह गया c का। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है। क्या कंडीशन दिया गया है समझिएगा, कि a से बड़ा या बराबर है b का, तो बड़ा है। अब जो c लेंगे हम, c का मान जो अपने मन से हम पुट करेंगे वह b से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो एक कंडीशन आता है कि a प्लस 13 भी हम मार सकते हैं c के जगह पे, बराबर का काम कर जाएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा का बात कर लें तो a प्लस हम 14 इसको कर सकते हैं c को। तीनों का योग जो है 78 के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें, थोड़ा सा बड़ा ही करके देख लिए, नहीं तो बराबर करके देख लेंगे। ठीक है, अगर आ गया तो वैल्यू पुट कर देंगे, ऑप्शन में मिल गया तो, अगर नहीं मिला तो फिर हम 13 रख के ही पुट करेंगे। अगर हम एक बढ़ा के पुट किए कि सी का मान तो बी से बड़ा है, ठीक है, अगर हम बड़ा करके चेक कर लेते हैं तो ए 3a और 13 दूना 26 और 1 27 बराबर कितना हो गया 78। ये 27 घट जाएगा, बोलिए, तो 3a बराबर कितना हो गया, बोलिए 8 माइनस 7 तो 1 और 5 माइनस 7 माइनस 2 5, तो a बराबर निकल गया यहाँ पे 17। 17 तिया 51। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर a का मान 17 आ गया तो c का मान तो ये है ना 17 और 14, बोलिए 14 दूना 28 और 3 31। 31 तो ऑप्शन में है, ठीक है, 32 भी है, 29 भी है, हो सकता है कि 29 इसका मान हो। अगर आप 29 मान रखिएगा, समझिएगा, अगर आप 29 मान रखिएगा यहाँ पे तो a प्लस 13 यही हो सकता है। संभव न्यूनतम मान क्या हो सकता है, a प्लस 13। ठीक है, अगर आप 29-30 पे गौर कीजिएगा कि हो सकता है, कंडीशन तो दिया गया है कि माध्यिका b का मान a प्लस 13 है, तो यहाँ पे b के जगह पे हम इतना रख सकते हैं। लेकिन c के जगह पे हम a प्लस 13 से a प्लस 12 रख सकते हैं, बोले नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये b से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ दिया गया है कि c का मान जो है बराबर होना चाहिए b का, यह बड़ा होना चाहिए। तो अभी हम 1 बढ़ा के रखें और इस बार हम क्या कर दिए कि बराबर कर दिए, इसका योग जो है 78 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया भैया आपका 3a प्लस 26 बराबर कितना 13 26, ठीक है, ये हो गया आपका 78। तो 3a बराबर कितना हो गया, बोलिए ये आ गया आपका 2 का, ठीक है, 8 माइनस 6 2 और ये हो गया आपका 5। गलती नहीं किए, ये हो गया आपका 2 का, ये हो गया आपका 5 का। तो a बराबर 17 या 51, मतलब पूरा पूर्णांक में नहीं आएगा, तो अब वैल्यू पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, अगर 17 से 17 या 51 17 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये पूर्णांक है, बोलिए नहीं है। ऐसे छोटा तो हम ले नहीं सकते हैं। समझ पाएं, बोलिए हाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं हुआ इस सवाल को समझने में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आज का लास्ट प्रश्न आपके लिए, और आपके स्क्रीन पे इसको सोल्व किया जाए। चलिए इस सवाल को रखते हैं होमवर्क के लिए। ठीक है, थोड़ा सा हिंट्स देते हैं इस सवाल में कि देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका एक संख्या है, ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा आराम से। और ये संख्या आपका अलग है, ये संख्या आपका अलग है और ये संख्या आपका अलग है, और सबसे बड़ा संख्या इसमें आपको बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा संख्या, इस पे थोड़ा सा अधिक ध्यान दीजिएगा। हो सकता है तो इसको सोल्व करने में आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद कमेंट में आप अपना आंसर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।